नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के बीच आज लोग जहां बेरोजगारी, विदेश कमाई पर निर्भरता और अब सोशल मीडिया की बैन की वजह से सड़कों पर उतर आए हैं। यह है नेपाल, खूबसूरत पहाड़ों के बीच राजनीतिक और सामाजिक हलचल का देश। आज हम नेपाल को पूरी तरह समझेंगे। भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और पर्यटन और ताजा खबरें। नेपाल दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बीच बसा एक छोटा लेकिन खास देश है। इसे लैंडलॉक्ड कहते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से जमीनों से घिरा है, यानी यहाँ समुद्र का कोई रास्ता नहीं है। नेपाल सिर्फ हिमालय नहीं है, यहाँ तराई के मैदान हैं, पहाड़ी इलाके और उत्तर में बर्फ के ढके ऊंचे पहाड़ हैं। आज के समय में नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास मानी जाती है। नेपाल की राजनीति हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रही है। लंबे समय तक यह एक राजशाही था, लेकिन 1990 के बाद लोकतंत्र की मांग उठी, माओवादी आंदोलन चले और 2008 में राजशाही खत्म हो गई। अब नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ नया संविधान 2015 में लागू हुआ, लेकिन सरकारें बार बार बदलती रही और राजनीतिक अस्थिरता रही। यह पृष्ठभूमि आज के सोशल मीडिया बैन और युवा विरोध प्रदर्शन को समझने में जरूरी है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा है विदेशों में काम करने वाले लोग। लाखों नेपाली लोग विदेशों में काम कर अपनी कमाई घर भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। यही नेपाल के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा जरिया है और खेती भी बड़ी आबादी का सहारा है। टूरिस्ट भी बड़ा हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, ट्रैकिंग करने वाले और सांस्कृतिक पर्यटन। लेकिन 2015 के भूकंप और कोविड-19 ने पर्यटन को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल की पहचान भी है और कमाई का बड़ा साधन भी। 2025 के सीजन में चढ़ाई के दौरान होने वाली मौतों की संख्या पिछले कुछ सालों से थोड़ी कम रही, लेकिन खतरे अभी भी बहुत हैं। अचानक मौसम बदल जाना, ऊंचाई की बीमारी और रिस्क भरे रेस्क्यू ऑपरेशंस। एवरेस्ट आज भी दुनिया भर के क्लाइंबर्स को खींचता है, लेकिन यह लोकल सरपास और नेपाल की इकोनॉमी के लिए उतना ही रिस्की है। ताजा खबर, सोशल मीडिया बैन और जेनजी प्रोटेस्ट। 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक 26 बड़े सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब जैसे नाम शामिल थे। जिसमें बताया गया कि कंपनियां सरकार के नियमों को मानने में देरी कर रही हैं। लेकिन इस फैसले ने युवा पीढ़ी को भड़का दिया, खासकर जेनजी यानी स्कूल और कॉलेजों के छात्र सड़कों पर उतर आए। काठमांडू और दूसरे शहरों में बड़े प्रोटेस्ट हुए। पुलिस ने टीयर गैस और रबर बुलेट्स चलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मानवाधिकार संगठनों ने जांच की मांग की। अब नेपाल की राजनीति पर भारी दबाव है। विपक्ष ने सरकार से इस्तीफे और नए चुनाव की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय जगत जैसे यूएन और एमनेस्टी ने कहा कि सरकार ने अत्यधिक बल का उपयोग किया और इसकी जांच होनी चाहिए। बिजनेस और टूरिज्म पर भी असर पड़ा, क्योंकि कम्युनिकेशंस बंद होने से बुकिंग्स और कोऑर्डिनेशंस में दिक्कत आई। यानी यह मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, इसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन नेपाल के पास स्ट्रेंथ भी है, जैसे युवा पॉपुलेशंस और दुनिया भर में फैला बड़ा प्रवासी जो पैसा भेजता है, हाइड्रो पावर की भारी क्षमता और टूरिज्म की ग्लोबल पहचान। लेकिन खतरे भी हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निवेश घट सकता है, क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश सिर्फ रेमिटेंसेस पर टिकेगा या अपने युवाओं के लिए घर में जॉब बनाएगा। नेपाल पहाड़ों का देश, संस्कृति का देश, लेकिन आज यह देश अपने युवाओं की आवाज और आने वाले समय की चुनौतियों के बीच खड़ा है। क्या नेपाल अपनी ताकतों को बचाकर इन चुनौतियों से निपट पाएगा? यह तो आने वाले साल ही तय कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।